सीसीएन न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहित रिपोर्टर। भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार 35 दिनों से ओआरओपी की मांग और एमएसपी की मांग को लेकर के जो भूतपूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, उनकी तस्वीरें लगातार आपको सीसीएन न्यूज़ पे पल पल की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ में कुछ पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन जो आज हमारे साथ मौजूद हैं ओआरओपी और एमएसपी पे बात को लेकर के किस तरीके से चर्चे में है एमएसपी और ओआरओपी, आइए हम इनसे जानते हैं। सर, सीसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय दें। जी, मैं पुरुषोत्तम कुमार वैष्णव, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन और ओआरओपी मूवमेंट का ऐतिहासिक आयोजक 2015 में जो ऑर्गेनाइज किया था और पूरे देश से पूर्व सैनिकों में जागरूकता लाई। और आज आप देख सकते हैं कि हमें ओआरओपी 2 में जो अनियमितताएं हुई है, जो हमारे साथ भेदभाव हुआ है, उसके विरोध में हम लोग पिछले 35 दिनों से यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और इसको आगे भी जारी रखेंगे जब तक कि हमारी सुनवाई नहीं हो जाती और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमें आश्वासन नहीं मिल जाता कि आगे क्या और किस रूप में हमें सहयोग करेंगे या हमारे हक में फैसला लेंगे। जिस तरीके से आपने बोला कि ओआरओपी 2 और ओआरओपी 1 की जो है आप जन्मदाता हैं, आपको पता है ये चीज़ क्या है, तो इसके दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो बताएं। जी, जो ओआरओपी 1 में हम लोगों को मिली वो एक सार्थक भूमिका के साथ में मिली और माननीय मंत्री जी के देखरेख में मिली और हम लोग बहुत आश्वस्त थे, क्योंकि आज भी जो हमारे प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री भारत सरकार को अभी भारत को मिला नहीं और आज मोदी जी से हम लोगों को बहुत आशा है। यही कारण है कि हम उनको जस्ट एक रिमाइंड कराने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं कि देखिए ओआरओपी 2 में हमें वो नहीं मिला जो ओआरओपी 1 में आपसे वादा हुआ था और आपने खुद हम लोगों को दिया था, और वही असेट अभी भी आप ओआरओपी 2 में दीजिए, क्योंकि आज जवानों और अफसरों के बीच में बहुत बड़ा भेदभाव हो गया है। हम नहीं चाहते, हम अफसर के विरुद्ध में नहीं है, हम सरकार के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन हमारा जो हक है वो हमें वाजिब मिलना चाहिए। तो किस तरीके का भेदभाव आपके साथ में किया गया है वो थोड़ा बताएं। देखिए, आज एक सिपाही से जेसीओ जवान तक कि जो ओआरओपी 2 में बढ़ोतरी हुई है वो 700 रुपये से 2000 तक हुआ है, 1900 रुपये तक हुआ है। एक जो अफसर हैं उनकी बढ़ोतरी 35,000 से 90,000 तक हुआ है। ये जो डिफरेंस है आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी डिफरेंस है। इसलिए डिफरेंस बहुत बड़ा है कि जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हम सब लोगों की लायबिलिटी बराबर होती है, जबकि जो जवान 20 साल में रिटायर होते हैं, आप समझ सकते हैं कि 20 साल में उनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके ऊपर कितनी जवाबदेही होती है। वहीं अफसर की जो नौकरी होती है फौज में वो 60 साल की होती है और 60 साल में कोई फैमिली लायबिलिटी नहीं बचती है कि उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से 1 रैंक 1 पेंशन की बात की जा रही लगातार, और मोदी जी ने जो है कि 1 रैंक 1 पेंशन के साथ 1 राशन कार्ड भी बना दिया है, तो फिर भी जो है कि विद्रोह की भावना कैसे आ गई भूतपूर्व सैनिकों के अंदर? जी, ये विद्रोह की भावना नहीं है। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हम लोगों के एक तरह से परिवार के मुखिया के रूप में देखभाल कर रहे हैं, उनको बताने के लिए कि देखिए आपके छत्र छाया में भी ऐसी ऐसी गलतियाँ हो रही है, ज्यादती हो रही है, इसको रोका जाए, नहीं तो आने वाले समय में आपस में इतना मतभेद हो जाएगा कि जिसको पाटना मुश्किल हो जाएगी। और आप जानते हैं कि अब हमारे देश का 2 ही रक्षक है, एक भूतपूर्व सैनिक है और दूसरा बैंकर है। अगर आप सैनिक की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि आपका देश सुरक्षित है, आप जो चैन की नींद सोते हैं वो सैनिकों की वजह से सोते हैं। लेकिन आज इस तरह से अगर अफसर और बाकी में भेदभाव किया गया तो आने वाले सरकार के लिए और देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ी कन्फ्लिक्शन पैदा हो सकती है। एक आपके पीछे ही एक जस्ट जो है कि कार्टून बना हुआ बैनर है, इसके ऊपर लिखा है काले दिल वाले 3% और फंड निगल गए 85%। इसका क्या मतलब है? जी, यहाँ ऐसा है कि जो अफसर और जेसीओ जवान की जो स्ट्रेंथ है फौज में वो है 97% हम जेसीओ जवान हैं और 3% अधिकारी वर्ग हैं। और जो जिस तरह से ओआरओपी की फंड मिली उसमें 85% अफसरों को मिल गया और 15% में 90% जेसीओ जवान को, पूर्व सैनिकों को मिला। ये तो बहुत ज़्यादती है।
और यही हम भारत सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि आप इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आने वाला दिन बहुत ही भयंकर रूप ले लेगा। क्योंकि आज हम यहाँ जंतर मंतर पर हैं, आने वाला हमारा प्रोग्राम है, हमारी तैयारी चल रही है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑल इंडिया में इस तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो। एक और लाइन लिखी हुई है इसमें कि जेसीओ जवान 97% और फंड ओनली 15% है। जी वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो फंड मिली उसमें 85% तो अफसर को दे दिया गया और 15% जेसीओ जवान के, जबकि जेसीओ जवान 97% हैं। ये कहाँ की इंसाफी है? जबकि जब आप रिटायर हो जाते हैं, पूर्व सैनिक बन जाते हैं, तो नीचे से ऊपर तक सब एक समान होते हैं, उनको एक समान मिलना चाहिए। विजिबिलिटी पेंशन क्या है? देखिए ये होता है जैसे कोई विकलांग हो जाते हैं तो उनकी लाइबिलिटी बराबर हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, और जब बच्चे को पालना है तो खर्च तो दोनों का वही होता है। बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी उनको मिलनी चाहिए, हमारे को भी मिलना चाहिए। तो जो हमारे जो इस कैटेगरी के हमारे जो सैनिक हैं उनके या उनके परिवार को उचित मुआवजा जो मिल रहा है कि परिवार चलाने के लिए मिल रहा है, वो जो मिलता है परिवार चलाने के लिए मिलता है। तो भारत सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जब परिवार चलाने के लिए मिलता है तो दोनों को बराबर किया जाए। क्योंकि वो भी विकलांग है, वो भी विकलांग है, उसकी भी लायबिलिटी वैसे ही है, परिवार की उसकी भी लायबिलिटी बराबर है। तो दोनों को एक समान मिलना चाहिए। अगर हम ये बोलते हैं कि ऑफिसर के एक लेवल है, जेसीओ जवान का एक लेवल है, तो वहाँ पर आप बारीक डिफरेंस कर सकते हैं उनकी जो पेंशन लाइबिलिटी है उसके अनुकूल। आप इतना तो डिफरेंस नहीं कर देंगे ना कि एक को कुछ नहीं मिल रहा है और अगले को इतना मिल रहा है कि संभाल नहीं पा रहा है। मिल तो रहा है, दे तो रहे हैं, दोनों को डिफरेंस करके दे रहे हैं ना। नहीं, डिफरेंस जो है ना, देखिए डिफरेंस क्या होता है, जब हम दाल बनाते हैं तो नमक और दाल का डिफरेंस होता है, न कि दाल को नमक में बना देंगे। तो यहाँ जो हुआ है वो नमक में दाल बनाया गया है, ये डिफरेंस है और इसी को हम लोग दूर कराना चाह रहे हैं। फिर एमएसपी क्या है? एमएसपी की मांग क्या है? जी देखिए, एमएसपी रिस्क जोन का होता है जेसीओ जवान के लिए। इसमें हुआ क्या, मैं आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ एमएसपी क्या हो। पहले जो जेसीओ जवान को मिलता था वो पेंशन, वो 75% मिलता था। उसको 75% से 1973 की बात है, 75% से 50% कर दिया गया। ऑफिसर का 37% मिलता था, उनको 50% कर दिया गया। दोनों को 50-50% हो गया। एमएसपी देने की जो क्राइटेरिया दी गई थी वो केवल जेसीओ जवान की थी कि आपका जो 75% से 50% हुआ उसके बदले में आपको एमएसपी मिलेगा। एमएसपी होता है जोखिम भरे जॉब के लिए। आज आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर पर होते हैं 99% जवान होते हैं, सभी लोगों को पता है। जब वो 99% जवान बॉर्डर पर होते हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं तो किसका रिस्क ज़्यादा है? जवानों का है। तो जो एमएसपी है जवानों को प्रायोरिटी पर मिलना चाहिए। तो कम से कम आप बराबर तो दो, आप मेरे को अफसर से ज़्यादा नहीं लेकिन बराबर तो दो। आपने तो बराबर किया। एक एमएनएस जो होती है, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, उनका तो वार में कोई रोल नहीं है, उनका तो बॉर्डर पर कोई रोल नहीं है, उनका तो डे टू डे लाइफ में कोई रिस्क नहीं है, फिर भी आप उनको 10,500 और बाकी को 5,200। ये तो कहाँ का इंसाफ है? इसी के ऊपर हम लोग फाइट कर रहे हैं कि जो एमएसपी है ऑफिसर और बाकी का बराबर किया जाए। क्योंकि ये रिस्क फैक्टर के ऊपर, किसके लाइफ पे कितना रिस्क है, रिस्क दोनों के ऊपर है। तो रैंक का भी तो फर्क है ना, वो ज़्यादा पढ़ाई करके गए, आप कम पढ़ाई करके गए। नहीं, यहाँ पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ आपका जीवन कितना रिस्क फैक्टर में, रिस्क जोन में है, वो उसके ऊपर है। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ और भारत सरकार को भी बताना चाह रहा हूँ और हम अपने देश के नागरिकों को भी बताना चाहते हैं कि जो रिस्क फैक्टर है वो तो जेसीओ जवान का है। क्योंकि जेसीओ जवान बॉर्डर पर होता है, ये आम जनता देखती है। आम जनता को ही पता है कि जेसीओ जवान बॉर्डर पर होता है और जूत पे तैनात होते हैं। मरते भी हैं तो सबसे ज़्यादा जेसीओ जवान मरते हैं। है ऐसा कि नहीं है? अगर ये पोजीशन है तो रिस्क जोन किसका हुआ, रिस्क फैक्टर किसका हुआ? जेसीओ जवान का हुआ। तो आप जेसीओ जवान को तो ऑफिसर से भी ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि ऑफिसर लोग तो ऐसी कमरे में बैठ के अपना कंट्रोल करते हैं, लेकिन जेसीओ जवान तो बॉर्डर पर रहता है। लेकिन कम से कम भैया बराबर तो दे दो। यही सरकार को हम अवगत कराना चाहते हैं कि आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हमें किसी का हक नहीं चाहिए। जिस तरह से आपने अभी देखा कि 85% अफसरों को दे दिया गया, ये हम किसी का हक नहीं मारना चाहते।
आप हमें हमारा हक दीजिए, हम देश के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे, चाहे सर्विंग सैनिक हो, चाहे रिटायर्ड सैनिक हो, सबको प्रेम भाव में बांध के रखिए, एकजुट में बांध के रखिए, नहीं तो ये जो भाईचारा का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं एक दरार का रूप ले लेगा। आप बोले जेसीओ जवान को जो है कि दीजिए, तो प्रधानमंत्री जी तो जेसीओ जवान को दे रहे हैं, फंड इतने करोड़ों रुपए का पास कर रहे हैं, तो आप तक क्यों नहीं पहुंच रही है? वो सबसे ज़्यादा कमेटी के लुक आफ्टर यहाँ है। मैं वही बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश को नज़दीक में या पिछले जो एक्सपेक्टेशन में रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा जो सैनिकों के लिए ही नहीं, पूर्व सैनिकों के लिए ही नहीं, ये अपने देश के उन सभी कर्मचारियों के लिए भी बहुत चिंतित रहते हैं कि सबको ना उनकी सहूलियत मिलनी चाहिए, उनका जो वर्किंग स्टाइल है कंफर्टेबल होना चाहिए, उनका जो हक है वाजिब उनके अकाउंट में आना चाहिए। तभी तो उन्होंने जनधन खाता खुलवाई। जनधन खाता उनका खुलवाने के पीछे यही तो कारण है कि अगर जिसका जो हक है सीधा अकाउंट में सरकार देगी, इधर उधर नहीं देगी कि गोल मटोल हो। यहाँ क्या है कि सरकार फंड दे रही है और वहाँ से बंदरबाट शुरू हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो कमेटी गठित की गई है सैनिकों का, उसमें अफसर है, जेसीओ जवान का कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं। इस भारत सरकार से भी निवेदन हम लोगों ने किया था 2015 में कि आप हमारे जेसीओ जवान सोसाइटी से, फ्रेटर्निटी से भी प्रतिनिधित्व दीजिए, 5 में से 2 कम से कम दीजिए, 3 अफसर का रखिए, लेकिन दीजिए तो कुछ तो देंगे ना आप। अगर हमारा कोई है ही नहीं तो आवाज़ कौन उठाएगा? यही कारण है कि 85% ले जा रहे हैं और 15% का झुनझुना थमा दे रहे हैं। अफसर जो हैं आपके हित की बात, आपके फायदे की बात सोच समझ करके ही तो प्रधानमंत्री के आगे टेबल पे पेश करते हैं ना। आज स्थिति वैसे ही हो गई है कि बड़ा भाई छोटे भाई का हक सीधे सीधे खा गए। वही अफसरों ने किया है। आज अगर हमारा बड़ा भाई हमारे साथ ईमानदारी व्रत के रखता तो आज हम यहाँ क्यों आते? ये 35 दिन से हम अपने परिवार, बच्चे सबको छोड़ के यहाँ क्यों बैठे रहते? इसलिए बैठे हुए हैं ना कि जिसके ऊपर भरोसा किया, आज तक भरोसा ही तो किया। 70 साल निकल गए, भरोसा ही तो 75 साल निकल गए, भरोसा ही तो किया। लेकिन भरोसा का परिणाम क्या हुआ कि हमें जंतर मंतर पर आने की नौबत आ गई, रोड पर आने की नौबत आ गई अपने हक के लिए। हम उनका हक तो नहीं मांग रहे, लेकिन अपने हक के लिए रोड पर आना पड़ गया। आप जो भी देख रहे हैं, हमारे सभी लोग हैंड टू माउथ वाले हैं। अगर 2 दिन अपने ड्यूटी नहीं जाएंगे तो उनका घर में ना चलना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी आप समझ सकते हैं कि इतनी संख्या में आए हुए, डेली इतनी बड़ी संख्या आ रही है। ऑल इंडिया से लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली के लोग हैं, ऑल इंडिया से सभी स्टेट के आ रहे हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले दिन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसा आंदोलन का रूप ले लेगा जिसको भारत सरकार को भी संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। उसे अच्छा है कि जो भाईचारा हम लोगों का है, जो एक दूसरे से मिलजुल के काम करने की जो टीम वर्क है हमारे सैनिकों का, वो टीम वर्क को टूटने ना दें। और इसके लिए सरकार और जो कमिटियां हैं वो सीधे सीधे जिम्मेवार हैं। और 2 उपाय इसके ऊपर जल्द से जल्द करना पड़ेगा कि जेसीओ जवान की भी रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए, इनके भी मेंबर आप कमेटी में डालिए, तब आपका काम आसान हो जाएगा। नहीं तो सिरदर्दी तो सरकार की भी है। कुछ सरकार चाहता है कि हमें भी सिरदर्दी लेना पड़े, कोई नहीं चाहता। सरकार भी यही चाहती है कि सब कुछ नॉर्मल हो, सब कुछ अच्छा हो और देश का जो रफ्तार है दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता रहे। हम लोग भी यही चाहते हैं। आप लोग तो अपनी सेना की ड्यूटी पूरी करके आ चुके हैं, फिर लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? जो सेना में है वो सोचेंगे, आप क्यों सोच रहे हैं? देखिए, इसलिए सोच रहे हैं कि आज अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो हर साल तो कोई 20 साल में, कोई 60 साल में रिटायर होके आ रहे हैं, उनका पेंशन होगा तो उनको तो आते ही झेलना पड़ेगा। उनको भी तो यही समस्या आएगी ना। और आज उनको भी यही समस्या आएगी हर बार। अभी हर साल के नाम हमारे जवान आ रहे हैं, हर साल 1 लाख लोग आ रहे हैं पेंशन हमारे जवान। अभी उनको भी यही समस्या आएगी। अभी ऐसी समस्या ना आए, उनसे पहले ही के नाम अभी हम कार्रवाई कर ले तो अच्छा रहेगा ना। यानी कि कहना आप ये चाह रहे हैं बारिश आने से पहले ही छाता खोल लेंगे? हाँ जी, अच्छा रहेगा ना। फायदा तो उसी में ही है ना, जब हमें दिखाई दे रहा है। खाली बात की बात नहीं हो रही है। अभी प्रेजेंट कंडीशन में भी आप लोग तो समस्या तो अभी भी है। अगर अभी नहीं होती तो ये बात कहाँ से उठती? लेकिन आने वाले जो आएंगे वो भी इसी चीज़ को परेशान होंगे, उनको भी वही भेदभाव रहेगा।
हमारा तो सीधा सा एक है कि लोगों में भेदभाव न पैदा किया जाए। आप न्यायोचित ढंग से उसको आप सभी को दें जिनका बनता है। एमएसपी में सबसे ज़्यादा रिस्क जवान की होती है, जो सबसे आगे होता है राइफल लेके, वो सबसे ज़्यादा उसको घायल हो सकता है, मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। एमएसपी उस बेस पे दी जाती है। अब जो पीछे रहते हैं उनको दी जा रही, उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको दी भी जा रही, ठीक है, उनको ज़्यादा दी जा रही। अच्छा, जहाँ तक ओआरओपी की बात है, भाई एक आदमी जो, जैसा अभी पुरुषोत्तम जी ने बताया कि एक आदमी भाई 15 साल में, 9 साल में, 15 साल में 20 साल नौकरी करके रिटायर आ जाता है। एक आदमी पूरी 60 सर्विस की नौकरी करके आता है। अगर उनकी क्वालिफिकेशन या उनके ओहदे के हिसाब से उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है, उनको तब भी खर्चों की दिक्कत नहीं होती है। तो उस टाइम जेसीओ जवान उस टाइम भी अपना खर्चा ही चला पाते हैं। उसके बाद वो पेंशन पे ही निर्भर होते हैं। पेंशन में आपने कटौती कर दी। पेंशन मुख्यतः जो जिनको कम सैलरी मिलती है उनको पेंशन का ज़्यादा हक है। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ऑफिसर्स आते हैं, वो आते हैं तो आज एक्टिव सर्विस में न तो पेंशनधारी कोई एक्टिव सर्विस में नहीं है, ऑफिसर्स भी एक्टिव सर्विस में नहीं है, जेसीओ भी एक्टिव सर्विस में नहीं है, जवान भी नहीं है। उनको सिर्फ ये अपने परिवार को चलाने के लिए दिया जाता है। सरकार ने किया, सरकार कर रही है, दे रही है, लेकिन ये जो बिचौलिए में जो इन्होंने अपना, चूँकि हमेशा अधिकारी गण जो है अग्रणी रहे, फौज में भी रहते हैं, और यहाँ पे भी जब ये आरोपी 1 में और 2 में ये मसला चला तो वो आगे आके वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। उन्होंने क्या खेल किया कि उन्होंने कहा जेसीओ जवान को छोड़ो, इनको थोड़ा सा दे दो, बाकी जो है ऑफिसर्स में आप ज़्यादा ले लो। अब 97% जेसीओ जवान की संख्या है और वो सिर्फ 3% है, और उसके बाद मेजर पोर्शन वो ले जा रहे हैं और माइनर पोर्शन में से 97% में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कहाँ पूरा पड़ेगा? तो वो चीज़ है। आज उनको जो कर दिया है, सरकार ने कर दिया है। हमारा तो सिर्फ यही स्टैंड है कि हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचे, उसको न्यायोचित ढंग से सबको दिया जाए। सरकार का पैसा जा रहा है लेकिन लोगों तक नहीं पहुँच रहा है जिनको ज़रूरत है। तो सबसे मुख्य बात वही है। फिर आपकी जो लड़ाई है किससे? सरकार, आप कह रहे हैं एक तरफ की सरकार आपको पैसा दे रही है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं आपको मिल नहीं रही है, तो फिर लड़ाई आपको किससे? अफसर से या फिर सरकार से? नहीं, लड़ाई किसी से नहीं है। हाँ। हमारी प्लेसमेंट, हमारी सबमिशन इतना है कि जो हमारा हक बनता है, चूँकि ये टेबल बना हुआ है, रेडी कमीशन में ये सब कुछ फाइनल हो गया था, ओआरओपी तभी मिला था। आप उस ग्राउंड पर हमें क्लियर कर दो। जब एक बार ये फाइनल हो गया कि इनकी क्राइटेरिया टेबल का फॉर्म है, इनका ये मिलना चाहिए, इनका ये मिलना चाहिए, इनका ये मिलना चाहिए, फिर ओआरओपी 2 में वो चेंज क्यों कर दिया गया? अगर चेंज कर दिया गया तो हमारे हक के साथ छेड़छाड़ क्यों किया गया? सीधा सा कन्फेस है। आप समझ सकते हैं कि 85% फंड का अगर अफसर को मिलेगा तो 97% जेसीओ जवान को कहाँ से हक मिल पाएगा? अब इसमें सरकार की गलती नहीं है। हम तो ये उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि जो फंड आपने हमारे लिए भी दिया, वो हक हमें नहीं मिला। आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए, आप ऐसे कमेटी पर कार्रवाई कीजिए, उस कमेटी को भंग कीजिए और उसमें अफसर और जेसीओ जवान के जो स्ट्रेंथ है उसके आधार पर उस कमेटी में मेंबर बनाइए, ताकि हमें अपना अधिकार सुचारू ढंग से मिले। या दूसरा ऑप्शन है कि आप अफसर की जो फंड है वो अलग कर दीजिए, जेसीओ जवान का जो फंड है अलग कर दीजिए, झगड़ा खत्म। यहाँ झगड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इस तरह की इशू आएगी नहीं। और सरकार अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है तो आने वाले दिन में जो हम लोग आपस में उलझे हुए हैं, ये उलझन तो और बढ़ जाएगी। झगड़ा तो जितना जल्दी ख़त्म हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है, अगर झगड़ा जितना खींचेगा गैप उतनी बढ़ती जाएगी। और सेना में इस तरह का जो गैप बन रहा है ये बहुत खतरनाक है, देश की रक्षा के हित में सही नहीं है। सो सरकार को हम इसीलिए कन्विंस करना चाह रहे हैं, हम लोग, हमारी पूरी जो पूर्व सैनिक भाई हैं
जो जेसीओ जवान हैं आज यहाँ पर एकत्रित और पिछले 35 सालों से इसीलिए बैठे हुए हैं कि सरकार ये समझे कि आपके फंड का यहाँ दुरुपयोग हो रहा है। इस दुरुपयोग को रोक तो आप ही सकते हैं ना, क्योंकि फंड आपने प्रोवाइड किए है और उचित मापदंड इसका बना नहीं है। आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। जब इतने ही महत्वपूर्ण आपके मुद्दे हैं तो फिर नेशनल मीडिया और तमाम न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया आप लोग के मुद्दे क्यों नहीं उठा रही है फिर? देखिए, अगर वो नहीं उठा रहे हैं हाँ। तो ये उनकी गलती है, ये उनकी गलती है। और अगर हम ये बोलें कि वो अपने आप को देशभक्त मानते हैं, कि जो न्यूज़ वाले मीडिया भाई लोग हैं वो अगर अपने आप को देशभक्त मानते हैं तो उनको आज आना चाहिए। देशभक्ति केवल चुटकुलों को छापने से नहीं होता। देशभक्ति केवल नेताओं के अभिभाषण को रिकॉर्ड करके टीवी में डालने से नहीं होता। देशभक्ति होती है जो सीने पर गोली खाता है उसके दर्द को समझने पर, देश की जो रक्षा करने वाला है उसके दर्द को समझने पर, देश के रक्षा करने वाले के नाइंसाफ़ी भेदभाव होने वाले को समझने वाले पर। लेकिन आज ये मीडिया वाले, इनको ये सबसे मतलब नहीं है। वहाँ क्यों नहीं मतलब है कि वहाँ दोनों चीज़ें, उनका बिजनेस टीआरपी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो तो नेता हैं। हीरो आएंगे तो लाइन लग जाएगी, जब कोई हीरो आएगा तो वहाँ लाइन लग जाएगी। लेकिन जो देश का एक्चुअल हीरो है, जो अपना जान गंवाने के लिए, सीने पर गोली खाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, आज देख सकते हैं कि मीडिया वाले कहाँ हैं। मीडिया बना किस लिए? मीडिया का वजूद और उद्देश्य, पर्पस, उनकी जवाबदेही क्या है? यही है कि देश में जिसके साथ भी भेदभाव हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाएं। वो हम जनता की आवाज़ हैं, वो सैनिकों की आवाज़ हैं, वो करोड़ों कर्मचारियों की आवाज़ हैं। लेकिन आज सभी के साथ भेदभाव हो रहा है, तानाशाही हो रहा है, मैनेजमेंट कर रही है, लेकिन यहाँ पर किसी का कुछ सुना नहीं जा रहा है। क्योंकि उनको तो अपने टीआरपी वहाँ से मतलब है जहाँ से उनका बिजनेस दौड़ता रहे, चलता रहे। तो अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे, देश भक्ति के लिए कहाँ काम कर रहे। तो हमें उन भाइयों से भी निवेदन है कि आप देश के लिए सोचिए, देश की रक्षा के लिए सोचिए, जो देश के रक्षक हैं उनके लिए सोचिए और आप आगे आइए, उन लोगों का दर्द समझने की कोशिश कीजिए जो ये 35 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। क्या ये आपके भाई नहीं हैं? क्या उन परिवारों के सदस्य नहीं हैं जो आज बिलख रहा है अपने हक के लिए? तो जब आप हमारे हक के लिए, हमारे दर्द के लिए नहीं हैं तो हम कैसे मानेंगे कि आप देशभक्त हैं? अच्छा, एक बात बताइए, जब आप लोग रिटायरमेंट होकर के आते हैं, आपको कई लाखों रुपए की जो फंड मिलता है और उसके बाद भी आप पेंशन की एक लड़ाई को लड़ रहे हैं। जी देखिए, जो हम रिटायर आने पर मिलता है वो फंड मिलती है जो हम शुरू से थोड़े थोड़े करके वहाँ जमा करते हैं। वो कोई सरकार की फंड नहीं होती, वो डिपार्टमेंट की फंड नहीं होती, वो फंड होती है जो हम वहाँ पर कटवाते हैं। वो हमारा ग्रेच्युटी अगर बोलिए तो हमारे सैलरी से कटती है, वो हमारे प्रोस्पेक्टिव जो फंड है उससे कटती है, तब मिलती है। ये नहीं कि रिटायर हुए जी आपका ये गिफ्ट है ले लो, गिफ्ट नहीं है वो हमारा पैसा है जो हमें मिलता है। और एक ऐसा नहीं कि सैनिकों को ही मिलता है, ये सभी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सबको मिलता है। तो वो तो जो दे रहे हैं वो तो हमारा वही पैसा है जो हमने कटवाया, वो हमें इंटरेस्ट जोड़ जाड़ के जो भी मिलता है तो बैंक में भी जमा करेंगे तो मिलेगा। आज जो एनपीएस की सिस्टम सरकार ने लागू कर दी, न्यू पेंशन स्कीम, इसमें क्या है? 5,000 हम जमा कर रहे हैं, 5,000 सरकार जमा कर रही है। और वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? मार्केटिंग में। मार्केट डूब गया, आपका सब कुछ गया। तो कम से कम वो नहीं है। हम लोगों ने वहाँ जो फौज में पैसा जमा किया, पूरी ईमानदारी एक एक पैसा जोड़कर हमें रिटायरमेंट के समय मिला। तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि फ़ौज की नौकरी करके आया और फौज में जो पैसा जमा किया वो पैसा हमें जोड़ जाड़ के एक एक पैसा का हिसाब मिल गया। चलिए, हम आपकी ये बात मान लेते हैं कि वो पैसा आपका होता है, आपके पैसे थोड़े थोड़े काट करके इकट्ठा करके जो है सरकार एक बार में देती है। दूसरी चीज़, जो आपके कोटे से जो है कि रेलवे में फ्री मिलता है, राशन फ्री मिलता है, दवाइयाँ फ्री मिलती है, उसका क्या? देखिए, वो जो सहूलियतें हैं वो लाइबिलिटी है। अगर आप मुझे राशन फ्री नहीं देंगे तो हमारे पेमेंट का स्ट्रक्चर दीजिए, तो वो कहीं ना कहीं पेमेंट के स्ट्रक्चर से कटल करके ही तो मिलता है, जोड़ के तो नहीं मिलता है। नहीं तो आप जैसे एचआरए देते हैं आप वैसे राशन मनी दे दीजिए, ये भी होता है। जैसे फौज में, मैं बता रहा हूँ, आपने याद करा दिया,
फौज में जो अधिकारी होते हैं उनको पैसा मिलता है, आप समझ रहे हैं, और किसी को राशन मिलता है, दोनों चीज़ है। तो अगर आप पैसा ले रहे हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आप राशन लेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। वो तो हमारे अधिकार है, वो तो लायबिलिटी है। आप अगर बोलेंगे कि आप बेसिक क्यों ले रहे हैं, आप डीए क्यों ले रहे हैं, तो ये तो पेमेंट का पार्ट है ना, वो तो हमारी सैलरी का पार्ट है जो मिलता है। आप एचआरए के लिए बोलेंगे कि आप ना रेंट का कैसे लेंगे, तो वो तो हमारे पार्ट है, वो तो सैलरी का पार्ट है। वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो लेबर एक्ट के अंडर में जो आपको देना है वो मिलता है। और जो कोटा मिलता है आप लोगों को, एक्स्ट्रा कोटा, रेलवे में 50% की छूट, हवाई जहाज में 50% की छूट, बच्चों की पढ़ाई में 50% छूट, उसका क्या? देखिए, जब हमारे मकान बनता है तो राजमिस्त्री होते हैं, लेबर होते हैं, वो काम करते हैं हमारे यहाँ, उनको हम मजदूरी देते हैं और हम अपने तरफ से उनको चाय भी पिलाते हैं। जानते हैं क्यों पिलाते हैं? कि जो उन बीच बीच में उनको जो थकान महसूस होती है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। वो एक लायबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है कि आपको चाय पिलाना ही है, नहीं भी पिलाते हैं तो बेचारे अपने ढंग से करते हैं। आज जो हमें जो रेलवे टिकट मिलती है या फौज में जो मिलती है वो इसलिए मिलती है कि अगर हमें टिकट काट दिया आपने, अब तुरंत बोलेंगे कि चले जाओ जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर कैसे जाएंगे? तो वो जो वारंट मिलता है वो वारंट होता है कि आपको इमीडिएट ड्यूटी ज्वाइन करना है वहाँ। तो हमारे डिफेंस का देश के हित में काम करने के लिए मिल रहा है कि अगर ठीक है हम अपने पैसे से जाएंगे, अब हम अपने पैसे से रिजर्वेशन कराएंगे, हम अपने से रिजर्वेशन कराएंगे तो नेचुरली पता नहीं आज का मिलेगा कि कल का मिलेगा कि परसों का मिलेगा, ऐसा ही होगा ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट के थ्रू ये लायबिलिटी दी गई है कि नहीं, जो सैनिक उनको इमीडिएट अपने वारंट पर उनको तुरंत रिजर्वेशन दे दिया जाए, तो हमारी सुविधा के लिए नहीं, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है कि आपको जाके कमान संभालना है इमीडिएट, तो हमें टाइम पर पहुंचने के लिए दिया गया है। वो हमारी सहूलियत के लिए कम और वहाँ टाइम पर पहुंचकर ड्यूटी करने के लिए दिया जाता है। चलिए, वो बात भी हमारी समझ में आती है कि वो आपको ही दिया जाता है, पर आपके बच्चों को भी दिया जाता है, आपकी फैमिली भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है, उसका क्या? देखिए, अगर हम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर और कोसों दूर जहाँ से आने जाने का कोई साधन नहीं होता है, हम अगर वहाँ पड़े हुए हैं देश की रक्षा के लिए, तो यहाँ हमारे बच्चों को कौन देखेगा? अगर हमारे बच्चे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको तो खड़ा भी नहीं होने देता, पहले बोलता है पहले 2 लाख जमा करो फिर इलाज शुरू हो। इसलिए उनको ये सहूलियत दी गई है ताकि उनको भटकना नहीं पड़े, मुहताज नहीं होना पड़े कि भाई उनको संभाले कि कौन, उनको देखेगा कौन, इसलिए ये सहूलियत उनको दी गई है बच्चों को। इसको क्या मानते हैं कि आपका मेहनत का है या फिर सरकार से दिया हुआ फंड है? जी नहीं, ये हमें मेहनत का फल दिया जाता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जब बेस्ट करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। वो क्यों मिलती है? ताकि आप में जोश बना रहे। हमें वहाँ हमारे फैमिली को इसलिए दिया जाता है कि हमारा वहाँ जोश बना रहे, नहीं तो आधा दिमाग फैमिली पर रहेगा, आधा दिमाग वहाँ रहेगा। तो हमारे फैमिली का देख रेख केयरिंग इसलिए होता है कि ताकि हम इधर के लिए चिंतित न रहें, हम अपने ड्यूटी में पूरा योगदान दें। पर रिटायरमेंट आने के बाद भूतपूर्व सैनिक अपनी लड़ाई फिर भी जारी रखे हुए फिर भी लड़ रहे हैं। एक लड़ाई बॉर्डर पे लड़ करके आए, एक लड़ाई अपने परिवार को बनाने के लिए लड़ा, और एक लड़ाई फिर लड़ रहे हैं जीवन के अंतिम पड़ाव में, वो अपने हक के लिए। देखिए, जो फौजी होते हैं, स्पेशली जो जेसीओ जवान होते हैं, वो भी भारतीय जेसीओ जवान, वो कभी युद्ध हारते नहीं। भारत का इतिहास है, कभी युद्ध हारा नहीं है, जीता है, और ये भी युद्ध हम जीतेंगे, क्योंकि हमें जीतने की आदत है। हमें हक, अपने हक के लिए लड़ते हैं, पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं, और यहाँ भी हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं।